वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने फंजाई पढ़े थे, फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो बताया था कि जो फंजाई होती है जिसे हम कवक कहते हैं, ये फंजाई यूकैरियोटिक सेल्स ही होती है। मीन्स उनमें वो सभी ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग पाए जाएंगे जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए किसी भी पिगमेंट की उपस्थिति नहीं देखी गई है। ठीक है, अर्थात ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर करेगी। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाली क्लास में ओवरऑल बात की थी। वो क्या थी? इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, इसके हैबिटेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और ओवरऑल उसमें जो हाइफी होता है, हाइफी मिलके कवक जाल का निर्माण करता है जिसे माइसीलियम कहते हैं। उस माइसीलियम में पट्ट या सेप्टा उपस्थित है या नहीं है, उसके आधार पे भी हमने उसको डिवाइड किया था। फिर उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। स्ट्रक्चर के बाद में उसमें डायमॉर्फिज्म पढ़ा था। डायमॉर्फिज्म क्या होता है कि कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो नॉर्मली या सामान्य वातावरण में यूनिसेल्युलर फंजाई की तरह रहते हैं, मीन्स एक कोशिकीय तंतुनुमा रहते हैं, लेकिन जब उन्हें कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम पे ग्रो करवाते हैं तो वो जालनुमा माइसीलियम का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह इन्हें क्या कहते हैं? इनकी डायमॉर्फिज्म होती है, मीन्स ये दोनों रूपों में पाए जा सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उसमें होने वाले न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमने फंजाई की बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इस बेसिक स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जो रिजर्व फूड या संचित भोजन होता है, वो संचित भोजन कैसे होता है? ग्लाइकोजन व तेल की बूंदों के रूप में। तो जो फंजाई होता है, कवक होते हैं, उनमें जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है? या तो ग्लाइकन होता है या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है। तो इसके द्वारा ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या जो रिजर्व में जो फूड रखते हैं, संचित भोजन अपनी सेल्स के अंदर, वो क्या होता है? ग्लाइकोजन व तेल की बूंदें। अर्थात इनमें स्टार्च का अभाव होता है। ठीक है, स्टार्च किस में पाया जाएगा? प्लांट्स में रिजर्व फूड होता है, और कभी कभी एल्गी में, मीन्स शैवालों में भी होता है। ठीक है, तो कवकों में स्टार्च का अभाव होता है। इसके अलावा जो फंजाई होते हैं जिन्हें हम कवक कहते हैं, इन कवकों के अंदर कशाभिकाएं या फ्लैजिला पाई जाती है। कशाभिकाएं मैंने बताया था गमन में सहायक होती है। तो फंजाई में पाए जाने वाली कशाभिकाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रतोद और सेकंड है कूर्च। विप्लेश और इसे कहते हैं टिन सेल। प्रतोद कशाभिकाएं मैंने बता दिया कि फंजाई में गमन के लिए दो प्रकार की कशाभिकाएं पाई जाती है। तो ये कशाभिकाएं होगी प्रतोद, विप्लेश और कूर्च मीन्स टिन सेल। तो जो प्रतोद टाइप की कशाभिकाएं है वो कैसी होगी कि ये स्मूथ होती है। मान लो ये कोई फंजाई का स्पोर है, बीजाणु है, तो ये कैसी होगी? स्मूथ टाइप की, मीन्स ये चिकनी प्रकार की कशाभिकाएं होती है। इसमें किसी भी प्रकार के रोम उपस्थित नहीं होते हैं। और जो अपन टाइप सेकंड की बात करते हैं, कूर्च कशाभिका, इसमें क्या होता है कि ये कशाभिकाएं भी अग्र या पश्च भाग से निकली हुई हो सकती है, लेकिन इन कशाभिकाओं पे छोटे छोटे रोम या हाइयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रतोद टाइप की कशाभिका होगी वो एकदम स्मूथ होगी, मीन्स चिकनी होगी, और ये कैसे होगी? रोम युक्त कशाभिकाएं होंगी। फिर हम बात करते हैं इनमें न्यूट्रिशन की।
जो आपके फंजाई होते हैं वो फंजाई मैंने पहले ही बता दिया था कि ये परपोषी हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं, उसके अलावा ये क्या हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं। मीन्स जब मैंने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जो फंजाई होते हैं इस फंजाई के अंतर्गत खुद के पिगमेंट्स की कंप्लीटली कमी होती है। मीन्स इसमें जब हरितलवक ही नहीं होगा या अन्य कोई पिगमेंट्स ही नहीं होंगे तो ये अपने भोजन का उत्पादन कैसे करेगा। तो मैंने बता दिया था कि इस कोशिका में या फंजाई की कोशिकाओं में पिगमेंट्स का अभाव होता है, जिसके कारण में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, और जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो इसमें भोजन निर्माण नहीं पाया जाएगा। तो जब भोजन निर्माण नहीं पाया जाएगा तो ये पोषण प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों या कोशिकाओं पर निर्भर होता है। तो अर्थात फंजाई में पोषण के लिए फंजाई किस किस प्रकार का हो सकता है, मृतोपजीवी हो सकता है, परपोषी हो सकता है और सहजीवी हो सकता है। तो पोषण के आधार पर भी फंजाई को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पोषण, ठीक है। तो पहला क्या आएगा, परजीवी जिसे कहते हैं पैरासाइट, ठीक है। सेकंड जो पोषण के आधार पर इन्हें बांटा गया है वो है मृतोपजीवी जिसे कहते हैं सैप्रोफाइट्स। थर्ड है आपके सहजीवी फंजाई या कवक जिसे कहते हैं सिम्बायोन्स। तो इस प्रकार टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे फंजाई को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स एंड सिम्बायोन्स। तो पैरासाइट्स भी आगे 2 प्रकार का होता है, जैसे कि बैक्टीरिया को हमने डिफरेंट टाइप्स में बांटा था कि परजीवी और मृतोपजीवी या सहजीवी, ठीक है। तो उसे भी आगे 2 भागों में बांटा था, अविकल्पी और विकल्पी। तो ऑब्लिगेटरी जिसे कहते हैं अविकल्पी और फैकल्टेटिव मीन्स विकल्पी। इस प्रकार मृतोपजीवी को भी आगे 2 भागों में बांट सकते हैं, ऑब्लिगेटरी मीन्स अविकल्पी मृतोपजीवी व फैकल्टेटिव मीन्स विकल्पी परजीवी, मृतोपजीवी। इसे कहते हैं फैकल्टेटिव। तो इस प्रकार पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को 3 भागों में डिवाइड किया था, पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स एंड सिम्बायोन्ट्स। तो टाइप 1 की बात करते हैं, पैरासाइट। तो पैरासाइट्स ये भोजन के लिए या ये फंजाई भोजन के लिए दूसरे होस्ट पे निर्भर करते हैं या दूसरे फंजाई पे निर्भर करते हैं, पैरासाइट फंजाई कहलाते हैं। और इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अविकल्पी परजीवी और विकल्पी परजीवी। तो अविकल्पी परजीवी वे परजीवी होते हैं जो भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे किसी होस्ट पर निर्भर करते हैं या दूसरे किसी कवक पे या जीव पे निर्भर करते हैं। तो अविकल्पी परजीवी कौन से होंगे कि वे पैरासाइट जो भोजन के लिए किसी होस्ट पे निर्भर करते हैं और अगर वो स्पेसिफिक होस्ट ना हो या वो विशिष्ट होस्ट ना हो तो ये अन्य किसी सोर्स से भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। मीन्स अगर कोई होस्ट नहीं है, कोई दूसरा जीव नहीं है, तो परजीवी का मतलब दूसरे जीव पे आश्रित।
तो ये क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पे आश्रित रहेंगे, और अगर वो जीव या होस्ट उपस्थित नहीं है तो उसके अनुपस्थिति में ये भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए अविकल्पी परजीवी। फिर बात करते हैं विकल्पी परजीवी। तो विकल्पी परजीवी वे परजीवी होते हैं जिन्हें कोई होस्ट नहीं मिलने पर ये दूसरे होस्ट पे भी आश्रित हो सकते हैं या दूसरे किसी प्रकार पे भी ये निर्भर कर सकते हैं। कैसे कि इसमें अगर फंजाई को कोई होस्ट नहीं मिल रहा, कोई जीव नहीं मिल रहा जिससे कि ये पोषण प्राप्त कर सके, तो ये क्या करेगा, ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से भी अपना पोषण प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं टाइप 2 की, जिसे कहते हैं मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी वे कवक होते हैं जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, अविकल्पी और विकल्पी। तो अविकल्पी प्रकार के मृतोपजीवी कौन से होंगे कि वे मृतोपजीवी जो सिर्फ भोजन प्राप्त करने के लिए सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही निर्भर रहते हैं। अगर सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ इनको नहीं मिलते हैं तो ये अपना पोषण कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें अविकल्पी मृतोपजीवी कहते हैं। विकल्पी मृतोपजीवी वे मृतोपजीवी होते हैं जो सामान्यतया अपना भोजन तो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्राप्त करते हैं या सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं हो तो ये अन्य किसी सोर्स से या अन्य किसी स्रोत से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये विकल्पी मृतोपजीवी कहलाते हैं। फिर आते हैं हम थर्ड टाइप पे, सहजीवी या सिम्बायोन्स। तो सहजीवी वे कवक होते हैं जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, टेरिडोफाइट्स या एल्गी पे निर्भर करते हैं या अन्य हायर प्लांट्स के साथ सहजीवी संबंध बना लेते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, सहजीवी सिम्बायोन्स। मीन्स ये पोषण प्राप्त करने के लिए किन्हीं प्लांट्स जैसे कि उच्च वर्गीय प्लांट्स या फिर टेरिडोफाइट्स प्लांट्स के साथ ये अपना सहजीवी संबंध स्थापित कर लेंगे। उसके अलावा ये क्या करेंगे, एल्गी जिन्हें हम शैवाल कहते हैं, ये उनके साथ भी सहजीवन स्थापित कर लेते हैं और अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने बताया था कि कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, शैवाक। तो कवक को तो क्या मिल रहा है कि शैवाल जब फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि शैवाल में खुद के फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो भोजन बनेगा। तो कवक को तो इससे भोजन मिल रहा है और शैवाल को इसमें आवास मिल रहा है और एक सरफेस एरिया मिल रहा है, ज़्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है रहने के लिए। तो ये सहजीवन स्थापित करते हैं। उसके अलावा ये कई प्रकार की टेरिडोफाइट्स में भी माइकोराइजा जैसे संबंध बना स्थापित करके निवास करते हैं। अब बात करते हैं हम, ये तो ओवरऑल हुई इसमें पोषण की बात कि जो ये फंजाई होते हैं जिन्हें कवक कहते हैं, ये किस किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये परजीवी के रूप में भी अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं या सहजीवी के रूप में भी अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हें सहजीवी या परजीवी सहजीवी और परजीवी इन्हें जीवन यापन नहीं करना है, तो ये क्या करेंगे कि मृत कार्बनिक पदार्थों से भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं और अपने लाइफ साइकिल को या जीवन चक्र को चलाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें इसकी रिप्रोडक्शन या जनन। तो फंजाई में होने वाला जनन लैंगिक, अलैंगिक व कायिक तीनों प्रकार का हो सकता है। तो कौन कौन से होंगे, वेजिटेटिव, सेक्सुअल व असेक्सुअल। इन्हें बोलते हैं कायिक जनन,
इसे कहते हैं लैंगिक जनन और इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। तो देखो, कवक अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं, या इन्हें संतति नहीं बोल के अपने ही समान दूसरे कवक उत्पन्न करते हैं, तो वो उसमें जनन की प्रक्रिया हो गई। तो अपना लाइफ साइकिल चलाने के लिए या प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाने के लिए अपने ही समान तंतुओं का निर्माण करेंगे तो वह जनन कहलाएगा। और इनमें होने वाला जो जनन है वो क्या होगा, 3 प्रकार से होगा, कायिक जनन, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। तो ये तीनों ही प्रकार से अपना जनन कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन किन प्रकार से होगा। फर्स्ट होगा इसमें फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सेकंड होगा इसमें आर्थ्रोस्पोर्स द्वारा। 4 होगा क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा। 4th होगा बडिंग और 5 होगा बाइनरी फिशन। तो कुछ टर्म्स से तो आप पहले से ही अवगत हैं कि इन प्रकारों में किस प्रकार से जनन होगा, जो आप बैक्टीरिया में भी पढ़ चुके हैं। तो वैसे ही सेम एज होगा इनमें। तो देखो, फंजाई में होने वाला कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी हो सकता है, आर्थ्रोस्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है, क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है, बडिंग के द्वारा भी हो सकता है और बाइनरी फिशंस के द्वारा भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो कवक तंतु होता है जिसे हम हाइफी कहते हैं, ये कवक तंतु कई छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। और ये कवक तंतु कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा और प्रत्येक जो खंड होगा वो प्रत्येक खंड एक नए कवक तंतु या हाइफी का निर्माण करता है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो कवक तंतु है उसका विखंडन हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और प्रत्येक कवक तंतु का टुकड़ा बाद में जाके एक कंप्लीट हाइफी का निर्माण करता है। फिर आता है बाई आर्थ्रोस्पोर्स। तो आर्थ्रोस्पोर्स में क्या होता है कि इसमें हाइफी का या कवक तंतु का द्रव्य छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है, और जब रिप्रोडक्शन के अनुकूल परिस्थितियां आती है उस वक्त क्या होगा कि जो प्रत्येक फ्रेगमेंट है वो फ्रेगमेंट अलग अलग हो जाएगा, या मैं यूँ कहूँ कि प्रत्येक खंड अलग अलग होके एक कंप्लीट स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। तो ओवरऑल इसमें क्या होगा, आर्थ्रोस्पोर्स, जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है कि इसमें स्पोर्स का निर्माण होगा। तो कैसे होगा कि जो हाइफी का जीव द्रव्य होगा वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाएगा और फिर अनुकूल परिस्थितियां आने पर एक कंप्लीट नए तंतु का निर्माण करेगा। इन आर्थ्रोस्पोर्स को ओइडिया भी कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में ओइडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा था, तो इन आर्थ्रोस्पोर्स को एक प्रकार से ओइडिया भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं सी क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होते हैं कि
जो कवकों की कवक तंतु या हाइफी होता है, उस कवक तंतु का जीव द्रव्य क्या करेगा, गोल संरचना का निर्माण कर लेता है। कैसे होगा इसमें गोल संरचना का निर्माण, कि जब कवकों में जल की कमी आती है या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, क्या होगा, जब कवकों में या फंजाई में जल की कमी आने पर व प्रतिकूल परिस्थितियां आने पे उनका जीव द्रव्य संकीर्ण हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है और गोल गोल अंडाकार या गोलाकार संरचनाओं का निर्माण कर लेता है और अपने चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है, जो क्या कहलाते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स। ये क्लेमाइडोस्पोर्स जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तब इस मदर हाइफी से अलग होके एक नए फ्रेगमेंट का या एक नए हाइफी का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा कायिक जनन होता है। अब देखो आप बडिंग की प्रोसेस में क्या होता है, ये जनरली बडिंग की जो प्रोसेस है वो यीस्ट में देखी गई है, जो कि एक कोशिकीय होता है, यूनिसेल्युलर होता है। तो कंसिडर करो कि ये यीस्ट की सेल है, तो इसमें बडिंग की प्रोसेस कैसे होगी कि बडिंग की प्रक्रिया में इसमें जो जीव द्रव्य होता है, ये जीव द्रव्य दो भागों में विभक्त हो जाता है। मीन्स इनमें अनुप्रस्थ खांच का निर्माण हो जाता है या संकीर्ण का निर्माण हो जाता है। कैसे होगा कि इनमें ऐसे, ये है खांच जिन्हें हम बोलते हैं संकीर्ण, इस तरह से इसमें खांच का निर्माण होगा और जीव द्रव्य दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और दो भागों में डिवाइड होके अलग अलग दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। इस तरह ये यीस्ट में दो डॉटर सेल्स का निर्माण हो गया। तो इस तरह इसमें बाइनरी फिशन की प्रोसेस होती है। बाइनरी फिशंस में क्या होगा, ये यीस्ट में देखा गया है कि जो मदर सेल होती है उनमें दो अनुप्रस्थ संकीर्ण का निर्माण हो जाता है, जिससे कि जो जीव द्रव्य होता है वो जीव द्रव्य दो भागों में डिवाइड हो जाता है और दो भागों में डिवाइड होने के बाद में उनकी जो बाह्य भित्ति है वो भी अलग हो जाती है और इस तरह दो डॉटर सेल्स का निर्माण होगा जो आगे जाके जर्मिनेट होंगे। कब जर्मिनेट मीन्स अंकुरित, तो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होके एक कंप्लीट कवक तंतु या हाइफी का निर्माण करेंगे। फिर आता है बडिंग। तो बडिंग की प्रोसेस में क्या होगा कि इसमें जो कवक तंतु होता है, इस कवक तंतु की जो पोर्शन होता है, इस कवक तंतु में क्या होगा कि कुछ आउट ग्रोथ्स निकल आएगी। ऐसे आउट ग्रोथ्स मीन्स अतिवृद्धियाँ ऐसे, इस तरह इस कवक तंतु में कुछ अतिवृद्धियाँ निकल आती है। ये अतिवृद्धियाँ जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तब नए माइसीलियम का निर्माण करेगी या नए हाइफी का या कवक तंतु का। ये अतिवृद्धियाँ क्या करेगी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में तो इसमें आउटग्रोथ्स निकल गई, ये आउटग्रोथ्स क्या करेगी, जिसे हम बोलते हैं मुकुल या बड, इसे बड या मुकुल भी कह सकते हैं। तो जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तब ये यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, अलग होके एक कंप्लीट कवक तंतु का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस तरह इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा इनमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेकेंड है इसमें, ये तो था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें वैसे ही तीन प्रकार से होगा, बाय जूस्पोर्स, सेकेंड है बाय अप्लेनोस्पोर्स,
चल बीजाणु, अचल बीजाणु। और थर्ड वन बाई कोनिडिया। तो इसमें अलैंगिक जनन 3 प्रकार के स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा होता है, बाई जूस्पोर्स, बाई प्लेनोस्पोर्स और बाई कोनिडिया। तो जूस्पोर्स क्या होता है, पहले ये देखो, या चल बीजाणुओं के द्वारा। तो अधिकांशतया फंजाई में होने वाला जो अलैंगिक जनन है वो कब होगा, ये होगा अनुकूल परिस्थितियों में। क्या होगा, इनमें अलैंगिक जनन होगा। और उसके अलावा जूस्पोर्स के द्वारा होने वाला जनन किन प्रजातियों में देखा गया है, जलीय। तो जो कवक जलीय होते हैं उनमें जूस्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन देखा गया है। इसमें क्या होता है कि ये जो जूस्पोर्स होते हैं, ये जूस्पोर्स कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। मोटाइल मीन्स इनके बाहर कशाबिका की उपस्थिति होती है। तो ये जो इन पे कशाबिका की उपस्थिति होती है, वो कशाबिका की उपस्थिति कैसे होगी, या तो कशाबिका इसके अग्रभाग पे होगी, या कशाबिका इसके पश्चिम भाग पे होगी, या फिर इसमें कशाबिकाओं की संख्या 2 होगी, जो एक तो होती है रोमयुक्त और एक होती है चिकनी। तो जो जूस्पोर्स होते हैं, ये जूस्पोर्स चल प्रकृति के होते हैं, मीन्स ये जलीय प्रजातियों में देखे गए हैं। और इससे क्या होता है कि ये उसको गमन के लिए सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, कशाबिकाएँ पाई जाती है। कशाबिकाएँ 3 प्रकार से हो सकती है। एक तो ये फंजाई के अग्रभाग पे हो सकती है, दूसरा ये पश्चिम भाग पे हो सकती है, और तीसरा ये दोनों प्रकार की कशाबिकाएँ हो सकती है। मीन्स रोम युक्त और चिकनी दोनों प्रकार के कशाबिकाएँ भी इसमें देखी जा सकती है। ये जो जूस्पोर्स होते हैं, ये इस फंजाई को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। मीन्स ये इसका प्रकीर्णन करते हैं, और जब जनन की अवस्था आती है या रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है कि ये जो जूस्पोर है, इसके फ्लैजिला गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। मीन्स इसमें जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो इसकी फ्लैजिला धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, और ये एक अचल बीजाणु की तरह एक जगह स्थित हो जाएगा। और फिर अनुकूल परिस्थितियाँ जब आएगी तो ये जर्मिनेट होकर एक नए कवक तंतु का निर्माण करता है। इस तरह इसमें जूस्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जो नेक्स्ट सब टाइप्स है इसके, मीन्स नेक्स्ट जो अलैंगिक जनन के प्रकार है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।